हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एनबीटीयूटी स्टडीज 2.0 में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। और ये एक आधुनिक मॉडर्न फिजिक्स में जो आधुनिक भौतिकी चलती है उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस पर आजकल बहुत सारा काम भी हो रहा है। ये लेटेस्ट फिजिक्स है, समझ लीजिए। और अभी तक ये क्लास 11-12 में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, लेकिन डिप्लोमा लेवल पे ये पार्ट इंक्लूड हो चुका है और एमएससी लेवल पे, बीएससी लेवल पे इंक्लूड हो चुका है। तो सारे ही बच्चों को यहाँ से आपको इनपुट मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पे डिप्लोमा लेवल के स्तर का बता रहे हैं, लेकिन आपको इतनी आसान लैंग्वेज में ये समझा देंगे हम कि आपको जो है वो बीएससी और एमएससी लेवल पे भी अगर आप कुछ एडवांस चीज़ें भी पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको बेस अच्छा मिलेगा यहाँ से। तो आइए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, ये नैनो टेक्नोलॉजी हमारा टॉपिक है और नैनो वर्ड का जो मीनिंग होता है वो नैनोमीटर करके सुना होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, जब 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर होता है। और नैनो जो है माइक्रो से भी छोटा होता है। माइक्रो तो 10 टू द पावर -6 होता है, नैनो हमारा 10 टू द पावर -9 है। तो बहुत छोटे पार्टिकल्स की स्टडी अगर हम करते हैं तो देखा ये गया है कि वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा व्यवहार शो करने लगते हैं। ऐसी चीज़ें, ऐसे जो है वो फेनोमेनन शो करने लगते हैं जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस पूरी फिजिक्स को फिर अलग ही नाम दे दिया गया, नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी मतलब जिसमें कि नैनो पार्टिकल्स या नैनो मटेरियल्स, इनकी हम स्टडी करेंगे। छोटे छोटे लेवल पे पार्टिकल्स की स्टडी करेंगे। आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नैनो टेक्नोलॉजी के बेस पर ही हैं, लेकिन बस वही है कि पेटेंट वगैरह भी पूरा वो नहीं हो पाए हैं प्रोसीजर, तो इसलिए वो मार्केट में आ नहीं पाई है। और चूंकि स्टार्टिंग में जब कोई चीज़ आती है तो कॉस्टली होती है वो, भाई इतनी सारी इन्वेंशन लगी है, इतना सारा खोज हुई है उसके ऊपर, इस वजह से जब वो लॉन्च होगी तो शुरुआत में महंगी होगी, फिर धीरे धीरे कमर्शलाइज हो जाएगी, सब लोग बनाने लगेंगे, कंपटीशन होने लगेगा, तब वो चीज़ जाकर के सस्ती होगी जाकर के। जैसे तुमने देखा होगा कि कुछ इस तरह के प्रोडक्ट नेट पे आते हैं, मतलब बीच बीच में आते हैं कि जैसे पॉलिश इस तरह की आती है कि कार पे लगा लो या इस तरह की चीज़ लगा लो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगी, या इस तरह की चीज़ें, तो वो सब नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बेस्ड है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लें, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक के आकार वाले कणों की नवीन व्यवस्था से और उनकी सहायता से नवीन संरचना का निर्माण करते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। मतलब 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर तक की रेंज है, इतने तक के मटेरियल्स को हम नैनो पार्टिकल्स कहेंगे और उनकी स्टडी हम नैनो टेक्नोलॉजी में करेंगे। और उनकी नवीन व्यवस्था से, उसमें कुछ छेड़छाड़ करके, कुछ चेंजेस करके, किसी भी तरह से कोई रिएक्शन करा के, या उनके जो अरेंजमेंट है उनका एटम्स का, उसमें चेंजेस करके, और हम जो है नई एक स्ट्रक्चर बनाएं, और वो नया स्ट्रक्चर ऐसा हो जो कि हमें फ़ायदा करने लगे किसी भी चीज़ में। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूँ कि आजकल ऐसे कांच अवेलेबल हैं जिनके ऊपर ऐसी कोटिंग हो जाती है कि जो रोशनी को तो अंदर आने देते हैं, लेकिन जो रेडिएशन पार्ट है जिसमें कि गर्मी, इंफ्रारेड, उस इंफ्रारेड को अंदर नहीं आने देते। अगर हम ऐसा कांच खिड़कियों पे लगा लें तो गर्मियों के दिनों में रोशनी तो आएगी अंदर, लेकिन उसमें से जो हीट का पार्ट है वो अंदर नहीं आएगा। और इस वजह से होगा क्या, इस वजह से हमें एसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कमरे में, क्योंकि जब गर्मी आ ही नहीं रही है अंदर कमरे में, तो उस केस में फिर केवल नॉर्मल पंखे से ही काम चल जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत दीवारें जो आएंगी लाएंगी गर्मी, वो भी जो है वो उसकी वजह से भले यूज़ करना पड़ जाए तुम्हें। तुमने देखा होगा, जैसे मान लिया सपोज गर्मियों में भी जैसे एकदम से गर्मी पड़ने लगे, घर में उतनी गर्मी नहीं होती, 2-3 दिन में जब तप जाती हैं दीवारें, ठीक है ना, उसके बाद जब हीट आना शुरू होती है दीवारों के माध्यम से, तो वो तब गर्मी वास्तव में घरों में लगना स्टार्ट होती है। और जब भयंकर गर्मी के बाद जब बारिश होती है तब भी देखना, बाहर मौसम अच्छा हो जाता है, घर में नहीं अच्छा होता। वजह वो तपी हुई जो तपन है, जो एब्जॉर्ब कर रखा है दीवार ने, वो 2-3 दिन तक जो है वो देती रहती है। तो या तो 2-3 दिन तक बारिश होती रहे, 4 दिन तक, तब जाकर के वो सारी गर्मी निकल जाए उसकी दीवारों की, तब जाके कहीं ठंड होना स्टार्ट होती है। तो ये मैं एग्जांपल एक दे रहा था नैनो टेक्नोलॉजी का ही, कि ऐसे कांच अवेलेबल हैं जिनसे जो ये काम कर सकते हैं कि लाइट के पार्ट को ट्रांसफर करेंगे, लेकिन रेडिएशन के पार्ट को, इंफ्रारेड पार्ट को ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो इससे गर्मी नहीं आएगी और लाइट आ जाएगी। जो काम की चीज़ है वो आ जाएगी, बेकार चीज़ नहीं आएगी, ठीक है ना। तो इसमें यही है कि नैनो टेक्नोलॉजी इसको कहते हैं। इसका जनक जो है वो एक साइंटिस्ट है, रिचर्ड फीमैन, ये नाम है, इसको माना जाता है, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था इस बात के लिए, ठीक है। और नैनो वर्ड का मीनिंग क्या है, तो ये ग्रीक शब्द नैनोस से लिया गया है, और जिसका मतलब होता है टाइनी। टाइनी मतलब छोटा। कुछ स्कूल, बच्चों के स्कूलों का नाम होता है टाइनी टॉक्स, इस तरह से करके नाम होते हैं। टाइनी मतलब छोटा,
या बौना, क्षुद्र जिसे कहते हैं, डॉर्फ, इसका मतलब ये होता है, तो उसी से ही नैनो लिया गया है, ठीक है ना। तो हालांकि पढ़ा तुमने पहले से भी होगा कि 1 नैनोमीटर, लेकिन नैनो वर्ड कहाँ से आया, तो इसका मतलब छोटा होता है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस नैनोमीटर। पेपर में डेफिनेशन लिखनी है तो ये इतनी लिख दोगे, टाइम ज़्यादा है तुम्हारे पास तो ये बताओ, अदरवाइज रहने दो, ठीक। अब इसके बाद बारी आती है कि नैनो मटेरियल्स, यानी कि नैनो पदार्थ तो क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। तो जाहिर सी बात है, नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर स्टडी करा जाएगा तो नैनो मटेरियल्स को ही स्टडी करा जाएगा। नैनो मटेरियल्स क्या है? ऐसी सामग्री जिसकी इकाई संरचना का कम से कम एक आयाम में आकार 1 से 100 नैनोमीटर के मध्य हो, उसे नैनो सामग्री कहते हैं। मतलब हो सकता है इतनी लंबी रॉड हो, लेकिन उसकी जो चौड़ाई हो वो नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर, 4 नैनोमीटर हो। तो कम से कम एक आयाम, जैसे 3 आयाम होते हैं ना, 3D होता है, तो किसी एक डायमेंशन में वो नैनोमीटर होता हो तो हम उसे नैनो मटेरियल कह देंगे। उस समय हम ये भी देखेंगे कि इसकी लंबाई तो 2 मीटर है, चौड़ाई अगर 1 नैनोमीटर है या 2 नैनोमीटर या 50 नैनोमीटर, 99 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर है, तो भी हम उसे नैनो मटेरियल की कैटेगरी में रख देंगे। ये डेफिनेशन है इसकी, ठीक है ना, कम से कम एक में हो। अब इसके बाद आता है नैनो पदार्थों का वर्गीकरण, कितने टाइप के होते हैं। तो पहला है जैसे नैनो कण या क्वांटम डॉट। नैनो कण का मतलब पार्टिकल होगा, जैसे ये इस तरह बना हुआ है, इसमें लंबाई भी देखोगे तो वो भी नैनोस में होगी, चौड़ाई देखोगे तो भी नैनोस में होगी, और ऊंचाई देखोगे तो वो भी नैनोस में होगी। जैसे इसमें कह रहा था ना, कम से कम एक का आकार होना चाहिए नैनोमीटर, यहाँ तो सबका ही आकार नैनोमीटर में, तो चारों तरफ से वो नैनो नैनो ही है, तो इसलिए इसको क्वांटम डॉट कहेंगे। जब तीनों बाह्य विमाएं नैनो स्केल में हो तो उसको नैनो कण या शून्य विमा, 0D कहते हैं। कभी कभी पूछा जाता है नैनो कण मेरे पास है तो वो कितनी विमा का है, तो 0D मतलब किसी में भी, किसी डायमेंशन में भी कोई चीज़ नहीं है, उसमें सब नैनो है। जैसे एक लेंथ हो जाती है अगर केवल ज़्यादा बड़ी, तो हम उसे मतलब उसमें कहते हैं कि हाँ भाई 1 डायमेंशन है मटेरियल, लेंथ है, चलो उसमें। चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई हो जाती तो 2 डायमेंशन का कह देते 2D, है ना। लेकिन ये 0D है, किसी भी न लंबाई में, न चौड़ाई में, न ऊंचाई में, कहीं पे भी कोई लेंथ नहीं है, सब नैनोमीटर की लेंथ, ठीक है ना। तो क्वांटम डॉट या 0D कहते हैं। और दूसरा आता है हमारा नैनो फाइबर। अब नैनो फाइबर और नैनो कण में क्या डिफरेंस होगा? नैनो कण में सब तरफ से नैनोज हैं, और नैनो फाइबर, फाइबर मतलब रेशा होता है, तो रेशे में लेंथ आने लगेगी हमारे पास। समझ रहे हो बात को? जैसे ऑप्टिकल फाइबर भी तो कहते हैं प्रकाशिक रेशा, तो ऑप्टिकल फाइबर में भी लेंथ होती है। तो वैसे यहाँ पे नैनो फाइबर, जब 2 बाह्य विमाएं नैनो स्केल पे हों, ध्यान दो, जैसे मुझे एक पेन देना, तो ये जैसे पेन है, इसको मानो कि ये फाइबर है, तो इसमें लेंथ तो लंबी हो गई, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई तो नैनो में हो गई। तो उस चौड़ाई और ऊंचाई की बात कर रहा है, 2 बाह्य विमाएं नैनो लेवल पे हैं, ठीक है ना, नैनो स्केल में है, तो इस संरचना को नैनो फाइबर या 1D कहते हैं। 1D का मतलब एक डायमेंशन है इसमें लेंथ, जो डायमेंशन है वो जो है उसके बेस पे कहा जा रहा है, और ऊपर जो बात करी जा रही है वो कितने में नैनो है, तो लंबाई और चौड़ाई में नैनो है, तो 2 बाह्य विमाएं। मतलब लोग कंफ्यूजन ये करते हैं कि 2 विमाएं हैं तो यहाँ पे 2D होना चाहिए, समझ आ रही बात, और यहाँ पे 3 है तो 3D होना चाहिए ना। ये चीज़ अलग उससे बनाई जा रही है कंसेप्ट से, और ये जो D की कैटेगरी बनाई जा रही है ये अलग कंसेप्ट से बनाई जा रही है। तो इस वजह से इसमें कंफ्यूजन होता है, और इसी वजह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आने के इसके चांसेस रहते हैं, ठीक है ना। बोलेंगे लैंग्वेज में कुछ और ऑप्शन देंगे तुम्हें ये, तो तुम वहीं से दिमाग लगाओगे कि वो 2 बाह्य विमाएं हैं तो 2D यानी कि 2D पे टिक कर दोगे, जबकि यहाँ पे 1D होना पड़ेगा, क्योंकि मतलब 1 लेंथ है। अब इसका डायग्राम जैसे ये वायर टाइप से बना दिया या ट्यूब टाइप से बना दिया, है ना। नैनो फाइबर के कैटेगरी जो है, अगर वो ठोस है तो नैनो रॉड कह सकते हो उसे, ठीक है ना। जैसे ये पेन तो हालांकि ठोस नहीं है, कोई और रॉड अगर ठोस है। खोखला है तो नैनो ट्यूब कह सकते हो, ट्यूब का मतलब है जिसके अंदर से कुछ फ्लो हो जाए, अंदर खोखला हो। और अगर वो सुचालक तार की तरह है तो हम उसे नैनो वायर कह सकते हैं। तो और नैनो फाइबर की जो है वो 3 कैटेगरी इस तरह से बनाई जा सकती है, ठीक है ना। बाकी डिटेलिंग तो इसकी देखो, नैनो टेक्नोलॉजी एक अलग ही फिजिक्स है, और इसमें जो है वो स्पेशलाइजेशन या इसमें जो भी PhD करे या जो भी आगे हायर स्टडीज़ करे वो उसमें होगा, लेकिन ये धीरे धीरे करके नीचे ला रहे हैं, और नीचे अब डिप्लोमा लेवल में ले आए हैं, ठीक है। अभी इसको शायद मुझे लगता है 12th क्लास में अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है ये, ठीक है ना। तो ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड है तुम्हारा, तो हो सकता है तुम
जब तक फील्ड में जाओ और तब तक कुछ ऐसी चीज़ें आ चुकी हो वहाँ पे जहाँ पे नैनो से मतलब हो या उस टेक्नोलॉजी से मतलब हो, तो इसलिए तुम्हें यहाँ पे बताया जा रहा है। इंजीनियरिंग फिजिक्स में और नॉर्मल फिजिक्स में यही फ़र्क है, ये अप्लाइड फिजिक्स है और वो तुम्हारी कोर फिजिक्स होती है जो 12th क्लास में पढ़ते हो, ठीक है ना। अगला जो कैटेगरी आती है तीसरे नंबर पे, वो नैनो प्लेट। अब तार हो गया ना, ट्यूब हो गया, फाइबर हो गया, अब उसके बाद 2 डायमेंशन आ जाएंगी, ठीक है ना। नैनो प्लेट या नैनो टेम्पलेट, टेम्पलेट माने भी 2 डायमेंशन प्लेट टाइप की है, समतल टाइप का। या नैनो सरफेस, सरफेस माने भी सतह, यानी कि जिसमें 2 विमाएं हो केवल। या फिर नैनो वेफर्स, वेफर्स छोटे बच्चों के वो नहीं आते हैं वो खाने के लिए चॉकलेट के जैसा, एक चॉकलेट होती है प्योर महंगी होती है, एक वेफर्स होती है जिसमें चॉकलेट का हल्का सा लगा के और 1-2 लेयर बना देते हैं, वो देखने में बड़ी होती है। जैसे छोटे बच्चों को खुश करना है तो पता लगा चॉकलेट की बजाय वेफर, इतना बड़ा वेफर, और पता लगा वो 10 ही रुपए का आता है, समझ रहे हो। तो इसमें क्या है, जब एक बाह्य विमान नैनो स्केल में है, ठीक है ना, तो इस संरचना को नैनो प्लेट कहते हैं या 2D कहेंगे। 2D मतलब क्योंकि 2 डायमेंशन है, लेंथ और ब्रेथ है। और तीसरे केवल एक विमान नैनो स्केल में है क्योंकि ऊंचाई नैनो स्केल में है, बस लंबाई चौड़ाई तो है उसमें बड़ी बड़ी, ऊंचाई बस नैनो स्केल में है, तो केवल एक ही विमान नैनो स्केल में है। या इसका उल्टा कहो डायमेंशन के हिसाब से तो 2 डायमेंशन है। ये तार की जाली टाइप से बना रखा है, ऐसे कि यहाँ पे ये नैनो प्लेट का एग्जाम्पल हो गया। चौथा होता है नैनो बल्क मटेरियल, मतलब नैनो पार्टिकल्स को खूब सारा जोड़ दें तो कोई भी नैनो ना रह जाए, ठीक है ना। नैनो बल्क मटेरियल या 3D क्लस्टर्स, क्लस्टर्स ऐसे होंगे कि जिनमें एक भी विमान नैनो स्केल में ना हो, ना लेंथ ना ब्रेथ ना हाइट नैनो स्केल में। लेकिन ये इतना बड़ा भी नहीं होगा कि तुम नॉर्मल चीज कंसीडर कर लो कि जैसे चौक का टुकड़ा तुम कहते हो ये क्लस्टर, ये क्लस्टर नहीं माना जाएगा। नैनो रेंज में ना हो लेकिन उसके जैसे मिलती जुलती प्रॉपर्टीज उसके अंदर होंगी, थोड़ा सा ही ज़्यादा बड़ा हो, 100 नैनोमीटर नहीं है तो 150-200 नैनोमीटर हो जाए, है ना। इस तरह से इसको हम संरचना को बल्क कहते हैं या फिर इसको 3D कहते हैं, ठीक है ना। इसमें तीनों विमाएं मिलेंगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसलिए 3D क्या है। तो 0D 1D 2D 3D 4 तरह के मटेरियल हो गए, ठीक है ना। ये इसका हल्का फुल्का इस तरह से डायग्राम बना रखा है। तो ये तुम्हारा टाइप्स ऑफ नैनो मटेरियल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अब तक जो हम पढ़ चुके हैं इसमें क्या पढ़ चुके हैं, नैनो टेक्नोलॉजी होती क्या है, किसने डिस्कवर किया था इसे, उसके नैनो मटेरियल्स की डेफिनेशन और नैनो मटेरियल्स के टाइप, ठीक है ना। ये आर्टिकल आधा कंप्लीट हो गया। अब इसमें बचता है बस नैनो मटेरियल्स के एडवांटेजेस, ये एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, ठीक है ना। तो अब हम वो उसे देखेंगे फिर, ठीक। तो अब हम आगे देखेंगे कि नैनो पदार्थ का उदाहरण, पेपर में अगर आता है नैनो टेक्नोलॉजी पे शॉर्ट नोट, तो ये हेडिंग्स के अंदर में इतना लिख दोगे। अब इनको समझाना है तो फिर उसके लिए बहुत सारा मटेरियल है, टाइम है पेपर में तुम्हारे पास तो उस बारे में लिख दो, नहीं है टाइम, मानिए सपोज जैसे यहाँ पे 10 दिख रहे हैं तुम्हें यूजेस, 10 में से 3 ही याद आए तो 3 की लैंग्वेज अंदर थोड़ी बढ़ा दो ताकि क्वेश्चन की जो लेंथ है वो प्रॉपर हो जाए। 5 नंबर में पूछा गया तो 5 नंबर लायक, 2 नंबर में पूछा गया है तो 2 नंबर लायक। तो नैनो पदार्थ का उदाहरण जो है वो ये है बेस्ट, 2004 में ग्रेफीन का आविष्कार किया गया, ठीक है ना। ग्रेफाइट जो नहीं होता पेंसिल में, जो पेंसिल में ग्रेफाइट जिसको कि छीलते हो और छीलते छीलते ही कभी वो टूट के गिर जाता है, इतना मुलायम, और उससे उन्होंने क्या किया, नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में चेंजेस करके और उससे जो है वो ग्रेफीन का आविष्कार किया। ग्रेफाइट से ग्रेफीन बना, ये नैनो मटेरियल है। और नैनो मटेरियल होने पर क्या क्या इसमें खासियत आ गई, कागज से लाखों गुना पतला होता है। ये जो इसकी शीट होती है कागज जितना पतला होता है उससे लाखों गुना पतला, मतलब इतना पतला हो सकता है ये, इतनी लेयर है ना। परंतु हीरे से भी कठोर, जो हीरा सबसे कठोर धातु कहा जाता है नॉर्मल कंडीशंस में, नैनो लेवल पे जाकर के जो ग्रेफाइन है वो ग्रेफाइन तुम्हारा जो है वो हीरे से भी कठोर हो जाता है और तांबे से भी ज़्यादा सुचालक। तांबे से ज़्यादा सुचालक डेली लाइफ में चांदी मानी जाती है, बस सिल्वर, और ये जो है उससे भी बहुत ज़्यादा जो है वो सुचालक हो जाता है। तो ये अजीब सी प्रॉपर्टी, ये जो चीज़ें हैं वो सब नैनो लेवल पे आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये डिस्कवरी करी जाती है कि हाँ भाई इस चीज़ का नैनो मटेरियल बनाए तो क्या फ़ायदे मिलेंगे, क्या उसके नफ़ा नुकसान है, ठीक है ना। नैनो टेक्नोलॉजी के अब उपयोग पे आ जाते हैं, ये इसका लास्ट टॉपिक है, यही पे फिर यार पूरा शॉर्ट नोट तुम्हारा खत्म हो जाएगा। पहला है चिकित्सा विज्ञान में कैंसर आदि बीमारी का स्थानीय उपचार करना संभव हो गया है। ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए सपोज करो हमें पेट में दर्द हुआ, तो पेट में दर्द के लिए जो हम दर्द की दवाई खाएंगे
वो दवाई क्या केवल पेट में ही जाके असर करेगी? वो तो ब्लड में मिलकर के पूरी बॉडी में जाएगी। हमारे दिमाग को ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, हमारे पैरों को, हमारे हाथों को कोई ज़रूरत नहीं है, केवल दर्द पेट में हो रहा है, लेकिन दवाई जो खाएंगे वो अफेक्ट करेगी पूरी बॉडी पे। ये दवाइयों का दुष्प्रभाव होता है। अब जैसे कैंसर है, कैंसर में क्या होता है, जैसे मानिए सपोज यहाँ पे कैंसर हुआ तो इसमें कीमोथेरेपी करी जाती है। कैंसर ऐसी बीमारी है जिसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हो गया काट दो तो सही हो जाओगे, वो अपने आप इधर भी आ जाएगा, वो पूरे ब्लड में है ना, कोई ऐसा थोड़ा ना वहाँ पे है। तो इसका कीमोथेरेपी करी जाती है। कीमोथेरेपी में जो है वो वेव्स डाली जाती हैं और वो उस टिश्यू को डैमेज करती हैं जो कैंसराइटिक है, ठीक है ना। लेकिन अब ऐसा थोड़ा ना है कि डालोगे तो फिर तुम कहोगे कि नहीं भाई कैंसर वाले टिश्यू पे ही अफेक्ट करना, वो क्या करेगा, वो नॉर्मल उसको भी कर देता है। जिसकी भी कीमोथेरेपी हो रही हो कभी, उसके घाव को देखना बड़ा अजीब सा ऐसा हो जाता है कि किसी ने एसिड वेसिड डाल के सब स्किन निकाल ली हो, इस तरह का घाव हो जाता है। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि नैनो लेवल पे हम दवाई को इस तरह से करें। ये सोचा गया है, कहीं कहीं किया भी गया है कि कोई ऐसा चीज़ हो जो नैनो मटेरियल की फॉर्म में जाए और जाकर के वहीं बॉडी के उस टारगेट पे जाके वहाँ पे वो फिर ड्रग को रिलीज करे। तो समझ रहा मैं क्या कर रहा हूँ? जैसे समझ लो पेट में दर्द है तो हम एक कैप्सूल खाएंगे, उसमें नैनो रोबोट टाइप से लगा होगा और वो जाएगा, फिर जब उस एरिया में पहुंचेगा वहां पे जाके वो तब दवाई को रिलीज करेगा और सही कर देगा। तो ये सोचा जा रहा है और कुछ हद तक काम किया भी होगा, लेकिन ये सारा एक्सपेरिमेंटल लेवल में है, तो इसलिए इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा विश्वसनीय तरीके से अभी बताया नहीं जा सकता। फिर दूसरा है दाब विद्युत फाइबर से ऐसे कपड़े बनाए जा रहे हैं जिनमें गति करने पर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। दाब विद्युत, पीजो इलेक्ट्रिक, जो अल्ट्रासाउंड बनाने की टेक्निक होती है उसमें से एक होता था पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दाब विद्युत प्रभाव मैंने बताया है। दाब विद्युत का मतलब होता है जैसे क्वार्ट्ज वगैरह क्रिस्टल होते हैं, उस पर दबाव डालो, एक आमने सामने जैसे दबाव डालो तो अपोजिट लेयर्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। तो कहने का मतलब है इसके कपड़े ऐसे बनाए गए हैं कि अगर हम चलेंगे फिरेंगे या बैठे तो कपड़ा दबा तो उस दबने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, विद्युत धारा जनरेट होगी। उससे क्या होगा, कोई बैटरी अटैच होगी हमारे शरीर में, जो भी है वो चार्ज होती रहेगी। मतलब ऐसा सोचा गया है कि मोबाइल हाथ में पकड़े पकड़े ही जो है वो चार्ज होता रहेगा, उसी से कनेक्शन लगा देंगे कपड़े से, कोई बैटरी हो, मतलब कोई ऐसा चार्जर की जरूरत नहीं रह जाएगी। समझ रहे हो बात को? तो ये ऐसा किया जा सकता है। अब करा गया है, किस हद तक, कहाँ एक्सपेरिमेंट चल रहा है, अभी कुछ नहीं उसके बारे में ज़्यादा पता है। मैं बता रहा हूँ ना, ये भी एक्सपेरिमेंटल लेवल में साइंस है, तो इसलिए ये मतलब आजकल की टेक्नोलॉजी है। तीसरा है पानी की अशुद्धि दूर करने में बड़े लोहे के कणों की अपेक्षा लोहे के नैनो कण अधिक सक्रियता से कार्य करते हैं। वाटर प्योरिफिकेशन में आयरन का यूज करा जाता होगा, ठीक है ना, कहाँ वो केमिस्ट्री का पार्ट है। तो इसमें जो है वो देखा गया है कि बड़े जो लोहे के कण हैं उनके बजाय अगर उनके नैनो पार्टिकल्स ले लिए जाएं लोहे के तो वो ज़्यादा अच्छा कार्य करते हैं। तो ये भी नैनो टेक्नोलॉजी का एक यूज़ हुआ, एक नई चीज़ पता लगी। कार्बन के नैनो कणों की मजबूती के कारण इनका उपयोग बुलेट प्रूफ टी शर्ट्स बनाने में हो रहा है। वैसे बुलेट प्रूफ टी शर्ट्स बनाने के लिए कई लेयर्स बनाई जाती हैं, है ना, फाइबर की और उस तरह की ग्लास की, और मिला मिला के 4-5 लेयर बनाई जाती हैं। बहुत मोटी सी जैकेट हो जाती है, पहनना भी उसे मुश्किल होता है। लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी में कार्बन के जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो इतने मजबूत होते हैं कि उनके पतली सी ही जैकेट बना करके हम उसका उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट्स या टी शर्ट्स बनाने में कर सकते हैं। फिर वो जैकेट नहीं रह जाएगी, जब वो पतली हो जाएगी तो फिर तो उसे टी शर्ट बोला जाएगा ना। नॉर्मल कंडीशन में इधर 5-6 लेयर बना करके तब चीज़ जो बन रही है वो तो जैकेट कही जाएगी। और जब वो उससे नहीं मजबूती हमें कार्बन के नैनो पार्टिकल्स में मिल जाएगी तो उस केस में जो है उसे टी शर्ट की ही मोटाई की हो पाएगी वो जाकर के। फिर प्रदूषण नियंत्रण में नैनो फाइबर कैटालिस्ट जो कि मैग्नीज डाइऑक्साइड से बना है के प्रयोग से धुएं को शोधित किया जा रहा है। मैग्नीज डाइऑक्साइड के जो नैनो फाइबर्स हैं उनका यूज करके और धुएं को शोधित किया जाता है। फैक्ट्रीज वगैरह में जो धुआं निकलता है, प्योरिफिकेशन के पुराने प्रोसेस हैं, शायद तुमने किसी उसमें भी देखा होगा साइंस प्रोजेक्ट वगैरह में कुछ इलेक्ट्रोड्स वगैरह लगा करके उसको शुद्ध कर लेते हैं। या कहीं किसी साइंस में पढ़ा होगा तुमने जहाँ प्रदूषण के नियंत्रण होते होंगे तो धुएं को कंट्रोल कैसे करा जाता है फैक्ट्री वगैरह में, तो जो मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको खींच लेते हैं। देखा होगा तुमने ये सीबीगंज भी जो है परसाखेड़ा के पास ही तो है ना, परसाखेड़ा के, तो ये इंडस्ट्रियल एरिया है। तुमने देखा होगा यहाँ भी जो आसपास रहते होंगे लोग घरों में छोटे छोटे पार्टिकल, काले काले पार्टिकल जमा रहते होंगे, देखा किसी ने? जो सीबीगंज के रहने वाले बच्चे हैं,
क्यों कोई गाड़ी जैसे बाहर खड़ी कर दो, उसको कपड़ा मारोगे या देखोगे सफ़ेद गाड़ी पे तो छोटे छोटे काले काले कण, वो सब वही इंडस्ट्रियल वेस्ट है जो चिमनी से निकल रहा है, फिर वो ऊपर हवा में फैल के फिर आके जम रहा है। अब बात वही है कि सफाई करनी चाहिए उन लोगों को, लेकिन नहीं कर रहे हैं तो क्या कर सकते हो। आदमी यही सोचता है घर में झाड़ू लगाई तो झाड़ू दरवाजे पे जाके लास्ट में नहीं मोटा मोटा कूड़ा उठा लिया, बाकी सब ऐसे बाहर सड़क पर फेंक देते हैं। मतलब हमारे घर से कूड़ा चला जाए, बाकी कहीं भी रह जा करके, ये टेंडेंसी होती है। फैक्ट्री में वो लोग क्यों पैसा वेस्ट करें, आदमी क्यों पैसा वेस्ट करे, धुएं वैसे निकाल दो धुआं, समझ आ रहा है। तो इसलिए वो फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं वो एक अलग बात है, ठीक है। आजकल जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड के नैनो कणों का प्रयोग सनस्क्रीन लोशन में हो रहा है। पुराने जमाने में सनस्क्रीन लोशन जो होता था वो लोग लगाते नहीं थे, बड़ी मुश्किल से लगाते थे। जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी ना वही लगाता था, क्योंकि वो ऐसे मटेरियल के बनते थे जो कि जैसे लगा लो ना तो सफ़ेद सफ़ेद भी नज़र आएगा। कभी जरा पुराना कोई क्रिकेट मैच वगैरह देखना, ठीक है ना, या पुराने लोगों से पूछना कि क्रिकेट प्लेयर्स जो है वो जब खेलते थे तो कोई ऐसा था कि वो यूं ऐसे सफ़ेद सफ़ेद उसका यूं ऐसा रहता था, कोई इधर देखना कभी फोटो मिलेगी पुरानी। तो वो क्या होता था, वो सनस्क्रीन ऐसी होती थी कि क्या बोलते हैं, मतलब उसका नेचर ट्रांसपेरेंट नहीं होता था। तो इस वजह से लोग लगाने में परहेज करते थे। जिसको बहुत ज़्यादा दिक्कत है और धूप में रहना है दिन भर, हर खिलाड़ी भी नहीं लगाता था। जिसको स्किन में प्रॉब्लम होती थी वही लगाता था। इंडिया में तो कोई लगाता नहीं था, मैंने देखा, क्योंकि इंडिया के लोगों की बॉडी में तो वैसे भी मेलेनिन ज़्यादा होता है, फॉरेनर्स को प्रॉब्लम होती है। तो वो लोग जब इंडिया में खेलने आते थे या कहीं को कुछ करते थे तो वो क्रीम लगा लेते थे। लेकिन आजकल क्या है, ये जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड, ठीक है ना, जिंक ऑक्साइड का जो रोल है वो ये है कि ये ट्रांसपेरेंट बना देता है सनस्क्रीन को, और टाइटेनियम ऑक्साइड जो है वो बेहतर यूवी प्रोटेक्शन देता है, जितना पहले मिलता था उससे कहीं ज़्यादा। तो इसके मिक्सचर से जो आजकल सनस्क्रीन बन रही है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, नॉर्मल क्रीम की तरह लगा लो उसे, ठीक है ना। ज़्यादा भी लगा लोगे, लेयर पूरी बना लोगे, तब भी कोई ऐसा नहीं दिखेगी कि जैसे अजीब सा, समझ आ रहा है कुछ क्या बोल रहा हूँ। तो ये सब नैनो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ही हुआ। नैनो कणों के प्रयोग से खाने की शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा रही है। मतलब वैसे शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाई जाती है कि खाने में जैसे पैक कर दिया, 2 महीने के लिए पैक्ड है मान लिया, तो 2 महीने के खराब नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे उसमें, जाहिर सी बात है केमिकल वगैरह मिला देते हैं या इस तरह की जर्म्स निकल जाए। लेकिन नैनो पार्टिकल्स का यूज़ करके हम उसकी शेल्फ लाइफ इस तरह से बढ़ा सकते हैं कि वो नुकसानदायक नहीं होगा। ध्यान दो, दूध का एक पैकेट आता है जिसको 6 महीने की वो होती है और उसको ठंडा करने की भी जरूरत नहीं है, देखा कभी? मतलब उसको नॉर्मल ऐसे ही रखे रहो, जब मन करे बस एक बार खोल लिया तो ठंडा करना है फिर उसे, और 2 दिन में खत्म कर लेना है। अदरवाइज वो 6 महीने तक रखा रहेगा। सोचो उसके अंदर क्या क्या करके किया गया होगा, ठीक है ना। तो जिन इलाकों में रोज दूध की सप्लाई या दूध की खपत कम होती है वहाँ पे यही पैकेट मंगाए जाते हैं, और घरों में भी लोग रखते हैं। तो वो है कि मतलब कभी दूध खत्म हो गया तो इसी का यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज दूसरा नॉर्मल पैकेट लेके आओगे वो 2 ही दिन 3 दिन में खराब हो जाता है, ठीक है ना। तो शेल्फ लाइफ बढ़ाना अब ये हमारे पे डिपेंड करता है, हम अच्छे तरीकों से बढ़ाते हैं उसे या फिर खराब तरीकों से। फिर इससे खाने के स्वाद को बढ़ाया जा रहा है। टेस्ट इन्हेंसर, कुछ नैनो पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनको कि खाने में मिला दो तो टेस्ट अच्छा आने लगता है। अब टेस्ट अच्छा खराब तरीकों से भी किया जाता है। एक तुमने देखा होगा अजीनोमोटो का नाम सुना होगा, ठीक है ना। अजीनोमोटो का यूज़ जो है वो 5 स्टार होटल्स में शेफ करते हैं, बल्कि जैसे मान लिया सपोज मेन शेफ है और तुम लोग सारे मान लिया सपोज अंडर में काम कर रहे हो, ऑर्डर आया कि मटर पनीर बनाना है, ठीक है ना। तो जो 5 स्टार होटल होता है उसमें मेन शेफ जो होगा वो बनाता नहीं कुछ, वो केवल टेस्ट करता है कि ये अच्छा बना है कि नहीं। जैसा उस होटल में बनाया टेस्ट है, हर बार वैसा ही टेस्ट ग्राहक को मिलना चाहिए। ये नहीं कि आज नमक ज़्यादा हो गया, कल वो ज़्यादा हो गया, कल वो तेल ज़्यादा पड़ गया, ये तो वो जब डिश बनती है तो वो उसके पास आती है, वो टेस्ट करता है उसे, और फिर उसके बाद जब ओके कर देता है तब जाता है, नहीं तो दोबारा बना देता है। ये 5 स्टार होटल की बात बता रहे हैं। तो अब आगे सपोज करो इनके पास ऑर्डर है मटर पनीर का, इनके पास चिकन का ऑर्डर है। अब मैंने मटर पनीर खाया, वो टेस्ट वही है मेरे मुंह में, इन्होंने चिकन का बना दिया, वो भेजा, तो वो मैं कैसे टेस्ट करूँगा? उसके टेस्ट से मिल जाएगा ना वो टेस्ट, तो सही टेस्ट नहीं पता लग पाएगा मुझे। तो उसके लिए अजीनोमोटो डालते हैं मुंह में वो लोग एक टुकड़ा। तो अजीनोमोटो क्या करता है, जीभ को टेस्टलेस बना देता है, और उसके बाद फिर वो खाते हैं उसको, दूसरे चिकन को, तो उसका टेस्ट उन्हें पता लग जाता है। प्लस अजीनोमोटो का यूज़ ऐसे भी करा जाता है कि चीज़ों को नॉनवेज लुक देने में किया जाता है। जैसे ये लोग चाउमीन वगैरह बनाते हैं, नूडल्स वगैरह बनाते हैं, उसमें अजीनोमोटो डालते हैं। उससे क्या हो जाता है, वो घर जैसी बनेगी ही नहीं। घर में तुम नूडल्स बनाओगे तो वो ऐसे पर सफ़ेद सफ़ेद और पता नहीं कैसे कैसे बनेंगे। वो लोग सोया सॉस और ये सब डाल के अजीनोमोटो
वो बिल्कुल एकदम अलग ही कुछ दे देते हैं, और ये सब चीज़ें नुकसान देती हैं इन एक्स्ट्रा में। लेकिन यहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी के यूज़ से हम ऐसी चीज़ें यूज़ करके उसमें कर सकते हैं जो कि हमारे लिए जो है वो फ़ायदेमंद हो, टेस्ट भी बढ़ाएंगी और फ़ायदेमंद भी होंगी। अगला है पोषण तत्व बढ़ाने में। जैसे मान लीजिए सपोज कोई पार्ट, जैसे दाल है, अब दाल के लिए कहते हैं कि 1980 में जो दाल पैदा होती थी और आज की डेट में जो दाल एलर्जी पैदा हो रही है, इनके अंदर प्रोटीन कंटेंट में कमी आ गई है। पहले की वाली दाल में सपोज 20% प्रोटीन होता था, तो आजकल की दाल में 11% प्रोटीन, मतलब मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। तो ये जो न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो गई है, इसको भी बढ़ाने में इसका यूज़ किया जा रहा है। कैसे, कहाँ, क्या, वो डिटेलिंग या तो गूगल पे सर्च करना, मिलेगी, नहीं तो ये एक्सपेरिमेंटल लेवल पे ही है। और लास्ट है पैकिंग को बैक्टीरिया मुक्त बनाने में। मतलब नैनो टेक्नोलॉजी के यूज़ से हम पैकिंग के ऐसे मटेरियल बना सकते हैं कि उसमें पैक करने पे वो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी वाले पैकेट हैं। मतलब उसमें पैक कर दो, बस बैक्टीरिया बनने से रोकेगा उसके अंदर। अब जाहिर सी बात है वो पैकेट महंगे आते होंगे, समझ रहे हो, लेकिन वो ये है कि महंगा है तो इसलिए नहीं यूज़ करेंगे। तो कहने का मतलब है फ़ायदा ये है। और दूसरा, एक वीडियो मुझे अभी कल देखने को मिला, मैं उसको भी दिखाऊंगा अभी तुम लोगों को। तो उसमें वो कार पे, कांच पे, कार की बॉडी और कांच पे कोटिंग है नैनो टेक्नोलॉजी की, जिसको करने के बाद वो 10 साल तक उस पर जो है वो कभी धूल और ये सब जमेगा ही नहीं। सही, अब समझ सही है वो, कितना सही है ऐड, मैं मंगा के तो प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया, लेकिन उनका दावा यही है और उसमें वो कह रहे हैं साफ साफ कि नैनो टेक्नोलॉजी की हेल्प से ऐसा होगा। समझ रहे हो बात को? तो ये 10 यूजेस हैं। 10 यूजेस देख लिए थे। 11वां देखो क्या है, नैनो मटेरियल्स बायोसेंसर्स से खाने में रोगजनक बैक्टीरिया इत्यादि का पता लगा सकते हैं। मतलब खाने में, जैसे अभी तो साफ दिख रहा है, सही दिख रहा है, कोई बैक्टीरिया है जो इसे अगले 4 घंटे में खराब कर देगा, तो वो चीज़ थोड़ा पहले ही पता लगाई जा सकती है। समझ रहे हो बात को? तो इसका यूज़ करके फिर कोई हमें बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा कि मान लिया सेब अभी तो बिल्कुल साफ है, कोई दावा नहीं, ऊपर से दवा दबू के देख लिया, लेकिन लाइफ उसकी इतनी है कि अगले 4 घंटे में लगने जा रहा है उस पर। तो हम पता लगा खरीद के लाए, अगले दिन जब निकाला तो वो थोड़ा सा खराब हो चुका था। तो ये चीज़ इसमें पहले ही पता लगाया जा सकता है। अगला है क्वार्ट्ज क्रिस्टल माइक्रोबैलेंस QCM पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक नोज बनाई गई है। नोज मतलब जैसे हमारी नाक सेंस कर लेती है किस तरह की चीज़ है, उससे खाने से निकलने वाली गंध से उसमें उपस्थित रोगजनक बैक्टीरिया इत्यादि का पता लगा सकते हैं। कोई चीज़ सड़ गई है, दुर्गंध आने लगती, तो हमें पता लग जाता है ना हमें कि इसमें गड़बड़ है। कभी कभी सब्जी भी ऐसा होता है, देखने में पुरानी सब्जी है, ठीक लग रही है, कोई टेस्ट, अब मुझे तो खैर नहीं पता लगता है, मुझे तो वैसे दे दो मैं खा जाऊँगा वो, लेकिन जैसे हमारे घर में है तो उनको पता लग जाता है कि वो तुरंत उसको सूंघ के देखेंगे फिर कि ये खराब होगी सब्जी, फिर हम भी सूंघ के देखेंगे, तब लगेगा कि हाँ थोड़ा सा फर्क आ गया है। तो कुछ लोगों की सेंस होती है, कुछ लोगों की नहीं होती है। तो इसके थ्रू जो है वो इलेक्ट्रॉनिक नोज बनाई गई है जो इस तरह की चीज़ को अपने आप जस्टिफाई करके बता देगी। इलेक्ट्रॉनिक टंग, जीभ बनाई गई है इस तरह से, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिकली उसको टेस्ट करके बता सकती है कितना मीठा खट्टा क्या जो भी है। उसके बाद सीरियम ऑक्साइड, इसके नैनो पार्टिकल्स हैं, इनको अगर हम ईंधन में मिला दें, मतलब जैसे पेट्रोल डाला और उसके साथ इसका कुछ आता होगा जैसे पाउच आए या क्या आए इसके साथ, उसको हमने उसमें मिला दिया तो ईंधन जो है वो ज़्यादा अच्छा वर्क करने लगेगा, माइलेज बढ़ जाएगा गाड़ी का। अब यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या है कहाँ है पता नहीं, क्योंकि अब कोई भी ऐड आ रहा है ना वाली टीवी में, इतना फ्रॉड चल रहा है कि आदमी नई चीज़ पे जाता ही नहीं है पहले, ठीक है ना। पता लगा तुमने कोई चीज़ नहीं देखकर सोचा अच्छा है ऑर्डर कर दिया, और ऑर्डर के नाम पे तुम्हें पता नहीं कोई चीज़ ऐसे थमा दी उन्होंने, फिर आदमी का मनोबल टूट जाता है, फिर वो और नई चीज़ मंगाने में बचता है, ठीक है ना। 15वां है टेनिस बॉल को और ज़्यादा चलने लायक बनाया जाता है। टेनिस बॉल जैसे मान लिया सपोज पहले जो है वो 2 दिन में या 3 दिन में खेलने पे ख़राब हो रही है, उसको थोड़ा सा चेंजेस करके उसमें नैनो पार्टिकल्स की कोटिंग कर दी या जो भी कर दिया तो वो बजाय उसको 15-20 दिन में ख़राब हो रही है, इस तरह की चीज़ है। फिर 16 है, इसका उपयोग स्वयं स्वच्छ खिड़कियाँ बनाने में होता है। ये वही ऐड है जो मैं बता रहा था, उसे मैं दिखा दूंगा तुम्हें कि स्वयं स्वच्छ खिड़कियाँ मतलब अपने आप ही वो स्वच्छ रहेंगी, धूल आएगी उनके ऊपर, मतलब कोटिंग हो जाएगी नैनो मटेरियल की, और उसके बाद जब भी धूल आएगी तो वो अपने आप ही उससे रिएक्शन करके उसको तोड़ के और डिकम्पोज कर देंगी या उड़ा देंगी या जो भी कर देंगी। समझ रहे हो बात को? सिल्वर वॉशिंग मशीन, ये सैमसंग ने निकाली है, अब इंडिया में है नहीं है क्या है जो मुझे स्टेटस पता नहीं है। सैमसंग ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया था और सिल्वर वॉशिंग मशीन का नाम दिया। इसमें क्या है, नैनो सिल्वर पार्टिकल्स का यूज़ किया गया है और ये कपड़ों को बैक्टीरिया फ्री बना देता है। ऐड अभी तो नहीं देखा शायद तुमने टेलीलैब में,
ठीक है ना। तो हो सकता है वो अंडर प्रोसेस हो, न्यूज़ तो बाहर आ जाती है ना कि हाँ भाई हम इस टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं। हो सकता है उनका जो अंदर का ड्रम हो उसमें सिल्वर के नैनो पार्टिकल्स की कोटिंग कर दी हो कि साफ करते करते, और साथ ही साथ बैक्टीरिया फ्री हो जाएंगे। अदरवाइज बैक्टीरिया फ्री करने के लिए क्या होता है, हमें कपड़े को धूप में डालना पड़ता है। यही तरीका है अब तक। कपड़ा जो है कभी भी छाया में नहीं सुखाना चाहिए, जो मतलब कहता है साइंस। जो उसमें मतलब सूख तो जाएगा वो, लेकिन उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह है वो सब यूवी रेडिएशन में ही मरते हैं। तो ये कंसेप्ट है, बाकी कोई जैसे करे उससे क्या मतलब है। बदबूदार मोजे से बदबू निकालने में कोई होते होंगे शायद नैनो पार्टिकल्स यूज करते हैं। धब्बा रहित कपड़ा बनाने में, मतलब ऐसा कपड़ा इसके साथ ऐसे बनाया जा सकता है जिस पे इंक गिराओ या कुछ गिराओ कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। एक ऐड आता भी होगा इस तरह का, देखा होगा तुमने, नहीं कि वो कपड़े पे कुछ भी गिरा रहा है वो सब ऐसे ही झड़ जा रहा है। ये ऐड यूट्यूब पे या कहीं पे देखा है मैंने भी। फिर CNT मतलब कार्बन नैनो ट्यूब्स, इधर देख लो। CNT मतलब कार्बन नैनो ट्यूब्स, S मतलब कार्बन नैनो ट्यूब्स, तो ट्यूब्स का S जो है वो S ये लगा हुआ है। इसके प्रयोग से खेलने के सामान को और ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा ड्यूरेबल, कम वजनी, कम घिसने वाला बनाया जा रहा है। पहले होता था जैसे हॉकी वगैरह आती थी, लकड़ी की हॉकी आती थी पुराने ज़माने में। आजकल क्या है, कार्बन फाइबर की, देख सुनते हो, रैकेट देखे होंगे, बहुत हल्के हल्के रैकेट आते हैं बैडमिंटन खेलने के, जबकि पुराने ज़माने में लकड़ी का बना हुआ भारी सा रैकेट आता था। तो ये सब क्या है, ये सब इससे पॉसिबल है कार्बन के नैनो ट्यूब से। इसकी खासियत ध्यान रखना, स्टील से 6 गुना हल्का होता है, लेकिन इस स्टील से 100 गुना मजबूत है। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे पॉसिबल हो पाया कि हम उससे भी मतलब हल्का है और मजबूती में उससे 100 गुना ज़्यादा है। तो इसी का यूज़ करके आजकल जो है वो सारी चीज़ें ये बनाई जा रही हैं। ये जो इसके बाद बता रहे हैं ना, इसका एक एग्जाम्पल है जो रोजर फेडरर, नाम सुना है? रोजर फेडरर टेनिस प्लेयर है, तो उसने जो है वो मतलब जो रैकेट यूज़ करता है वो खेलने में टेनिस खेलना बैडमिंटन से थोड़ा मुश्किल काम होता है। बैडमिंटन की चिड़िया तो बड़ी हल्की होती है, उसको मार दिया तुमने। टेनिस की बॉल जो है वो देखा होगा लोगों को चीख, मतलब आवाज़ें तक निकलती हैं जब वो मारते हैं उसको, चीख निकल जाती है। मतलब वो बॉल भी भारी होती है और आती है जब उसको पूरा हिट करना पड़ता है। तो मतलब तो जो रोजर फेडरर है वो यही कार्बन नैनो ट्यूब से बनी हुई जो है वो रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। उससे 22% ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है बॉल को हिट करने में। मतलब वो मटेरियल इसका है, उसने कई सारे टूर्नामेंट जीते हैं, जैसे ये ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, विंबलडन और ये सब दुनिया भर के ये सब जीते हैं। तो ये उसने वो जो है स्पेशल रैकेट का यूज़ करके और उसने ये सारी चीज़ें जीती हैं। मतलब टेक्नोलॉजी भी वर्क कर रही है और प्लस उसकी मेहनत तो है ही। समझ रहे हो बात को? सारा गेम तो आदमी ही खेल रहा है ना, कि पता लगा तुम बॉल के सामने ले नहीं जाओगे तो हिट कहाँ से होगा, तो वो तो खैर उसका काम है। लेकिन एक बार अब हिट हो रहा है तो फिर इक्विपमेंट की भी प्रॉपर्टी है कि वो ज़्यादा उसको सपोर्ट दे रहा है। जैसे कई क्रिकेट प्लेयर होते हैं स्पेशल बल्ले का इस्तेमाल करते हैं, देखा होगा, पढ़ा होगा कहीं तुमने कि वो कोई लंबा कोई भारी बैट का इस्तेमाल करता है, कोई ऐसे क्रिकेट करता है जिसको जो ठीक लगता है। ठीक है, 20 हो गया। 21 पे मॉसफेट को लगभग 10 नैनोमीटर साइज का बनाया जा चुका है। मॉसफेट इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो तुम लोग, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, कि तुम्हारे यहाँ अंदर आता है मॉसफेट। ये जो इन्वर्टर ऑसिलेटर और ये सब बनाए जाते हैं, इनमें जो है वो मॉसफेट वगैरह का यूज़, ट्रांजिस्टर जैसे स्विच की तरह इसमें लगाया जाता है। तो इसका साइज लगभग 10 नैनोमीटर साइज का ही बनाया जा चुका है। तो जो एडवांस्ड चीज़ें होती हैं, भाई इतना सब करेंगे, छोटा बनाएंगे तो महंगी चीज़ों में इस्तेमाल करेंगे ना उस चीज़ का, ठीक है ना। तो उसको इतने छोटे साइज का बनाया जा चुका है। और बैंडेज में सिल्वर नैनो पार्टिकल्स के साथ डिफ्यूज करके घाव को जल्दी भरने लायक बनाया जा सकता है। मतलब कहने का ये है कि जो बैंडेज क्या होता है, जिसमें एक स्ट्रिप होती है जिसमें दवाई लगी होती है ना थोड़ी सी। पुराने ज़माने में ऐसा होता था, मिस्र में क्या करते थे, उनके पास टेक्निक थी कि सुई से वो दवाई भर देते थे। इंजेक्शन लगाना ना, ये वहाँ बहुत पहले से होता था। तो जहाँ पे इंजेक्शन लगाते थे तो इतनी मोटी सुई उस टाइम पे होती थी कि उससे भी घाव बन जाता था। आजकल तो क्या है कि थोड़ी देर पकड़ो, बस घाव को रुई से दबा देते हैं थोड़ा, और बस उसके बाद ठीक। उनके में उस सुई से भी घाव बन जाता था। तो उसको भरने के लिए फिर क्या करते थे, कपड़ा बांधते थे, वो 10-15 दिन में कहीं भरता था जाके, कुछ का तो और बिगड़ भी जाता था। फिर उन्होंने क्या किया, कुछ दवाइयाँ लगानी शुरू करी। तो वहीं से बैंडेड का आविष्कार हुआ कि मतलब जो हम पट्टी बांधे उसी में दवाई लगाते हैं। ठीक है, अब बैंडेड से काम नहीं हो पाता है तो फिर क्या करते हैं, रुई में दवाई लगा के फिर वो भरते हैं, और फिर उसके बाद वही तो पट्टी वट्टी करते हैं फिर बड़ा घाव होता है। तो बैंडेड में अगर हम उस दवाई को सिल्वर नैनो पार्टिकल्स के साथ डिफ्यूज करते हैं
तो नॉर्मल बैंडेड से अगर वो 8-10 दिन में घाव सही हो रहा है तो इस बैंडेड से वो 2-3 दिन में भी सही हो सकता है। अब यूज़ करते हैं नहीं करते हैं, मार्केट में मिलता है क्या नहीं मिलता है, वो एक अलग मैटर है। नैनो टेक्नोलॉजी हम पढ़ रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर ये यूज़ हो रही है, कहाँ कहाँ पर हो सकती है, कहाँ कहाँ पर इस पर काम चल रहा है। समझ रहे बात को? तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने नैनो टेक्नोलॉजी को डिटेल में समझ लिया है और मैंने आपको पूरे नोट्स भी कंप्लीट करा दिए हैं और साथ ही साथ चीज़ों को समझा दिया है ताकि आपके दिमाग में आसानी से फिट हो जाएगा और आप एग्जाम टाइम में इसे रिकॉल कर पाएंगे। तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए हैं मैंने इनको समझाने के लिए वो आप यूज़ कर सकते हैं अपने, जैसे मैंने कुछ भूल गए आप, यहाँ पर मैंने जैसे 20 से ऊपर पॉइंट्स बता दिए हैं, तो इनमें से अगर आपको 10-12 पॉइंट्स भी ध्यान रह जाते हैं तो आपका ये आर्टिकल जो है वो आराम से 1.5-2 पेज का 2-2.5 पेज का बन जाएगा, जिसको कि आप आसानी से लिख सकते हैं। जो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं आप उन्हें दिमाग में रखें, बाकी को छोड़ दें। बताना मेरा ज़रूरी इसलिए था क्योंकि हो सकता है आपको कहीं डेली लाइफ में इस तरह की चीज़ें देखने को मिल जाए और तब आप सोचेंगे कि हाँ हमने तो नैनो टेक्नोलॉजी में नहीं पढ़ा, तो इसलिए मैंने ये पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं आपसे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लें और मिलते हैं आप आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।